हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है फिर से स्टडी अप 24 चैनल पे। आज हम लोग और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। आपको जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी आप उसको फॉलो कर रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी उनके लिए भी थी जिनका कोई मतलब उनको बिल्कुल नहीं आता, उनको लगता है कि मेरा कोई बेस नहीं है, कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, कोई कोचिंग ज्वाइन करें, कैसे क्या करें। सब चीज़ मैंने डिस्कस किया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए और आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। आप सारे टॉपिक भी कवर कर लेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है 31st। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द सम ऑफ प्लेस वैल्यू of 5 in 6251 6521 एंड 5621। इसमें जो 5 का प्लेस वैल्यू है आपको उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6251। इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 50। फिर 6521, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 500। और दूसरा क्या है 5621, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 5000। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5000, 500 और 50, 0555। इसका आंसर क्या होगा सेकंड 5550। ठीक, तो ये ऑप्शन देखिए, मैं आपको बताया प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और क्या पूछता है वो डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन इससे फिक्स है, आएगा। तो ये टॉपिक आपको अभी तक मेरे 4-5 वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये काफ़ी हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं है तो उसको आप समझ सकते हैं कहीं से भी, बट इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। द डिफरेंस ऑफ इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर कैन बी इवन नंबर। क्या कह रहा है कि जो इवन नंबर का जो डिफरेंस होगा और जो ऑड नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इवन होगा। देखिए आपको बहुत साथ पता चलता हूँ। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो पहला कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 2 इवन है, इसमें ऑड माइनस करें तो 1 आएगा, ऑड आएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट का द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर ले लेते हैं 1 + 3 एंड 1 इवन नंबर। तो 1 + 3 4 + 2 6 इवन आ रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे देख ले, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 1 + 3 + 5 8 8 9। तो ऑड आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। अरे भाई, इनका प्रोडक्ट करो 1 × 3 × 5, तो 5 से 15 आ रहा है, ये भी गलत है। कि तीनों ऑड नंबर का प्रोडक्ट करो तो आपको ऑड ही मिलेगा, इवन नहीं मिले। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 लीटर कार्टून ऑफ जूस इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। 1 लीटर जो जूस का जो कार्टून है वो क्यूबॉइड शेप का है और उसके जो नीचे है वो स्क्वायर शेप है, जिसका जो बेस है वो 8/8 है। तो आपसे उस कार्टून का क्या हुआ, डेप्थ पूछ रहा है, मतलब हाइट पूछ रहा है, सिंपल। तो आपको पता है जो कीवर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। और एक चीज़ और आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ हमको वॉल्यूम लगभग इतना मान लेते हैं कि 1 लीटर है तो 1 लीटर वॉल्यूम इतना होगा उसका। और हमको लेंथ और ब्रेथ पता, हाइट नहीं पता है। तो 8 × 8 × H इज इक्वल टू 1000। तो H इज इक्वल टू 1000/8 × 8। 8 से उसको काट देंगे, मतलब कटेगा से 2 से 25 से 250 बचा। 250 बचा तो फिर 250 किससे कटेगा 4 से 24 25 250 जाएगा 4 6 24 कि 3 से
लिख लेते हैं 250 है और 8 इंटू 2, इसको 2 से काट देते हैं तो बचेगा हमारे पास 125, 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा 125, इसको 8 से करेंगे, 8 1 जा 8, 12 4 45, तो 8 5 जा 45, 8 6 जा 48। देखो हमारा आंसर कितना लगभग 15.6 आ रहा है। और यहाँ वो क्लोजेस्ट पूछा था, इसका क्लोज कौन सा, ये, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको नया लग रहा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट कहीं से भी समझ सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट के लिए कोई एक चीज़ नहीं होता है, ना ही कोई एक बुक होती है, ना ही कोई एक वीडियो होता है, आप कहीं से भी समझ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो आपको यहीं से करना है। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक मेथड होता है और हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एसएससी और टीचिंग के जो क्वेश्चन का लेवल है वो अलग है, दोनों का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द करिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। कौन सा इसमें जो प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सा हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं होता है। एनालाइज एंड इन्फर फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये हो सकता है। डेवलप ए कनेक्शन बिटवीन द लॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ डेली लाइफ एंड दैट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। उसके बाद क्या है, एक मिनट रुक जाओ, अटक गया कर्सर, अटक गया। नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलप लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक नोटेशन विद स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ परफॉर्मिंग नंबर ऑपरेशन। उसके बाद रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल एज फ्रैक्शन एंड ऑर्डर सिंपल फ्रैक्शन। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे जो हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कौन सा इसमें उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो इसको हिंदी में पढ़ लेते, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तक घरेलू सोच के भी संयोजन करना। तो मतलब जो आप डेली लाइफ में जो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, जो आप लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, उसको मैथमेटिकल वे में उसको इंक्लूड करना, दोनों को मिक्स करना, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। तो ये तो ठीक है। डेवलप लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक नोटेशन विद स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ परफॉर्मिंग नंबर ऑपरेशन। इसमें क्या कह रहा है, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। इसमें क्या कि जो सिंबॉलिक नोटेशन है और जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है उसको आप परफॉर्म करेंगे नंबर ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम होते हैं जिसको आप समझोगे और उसको परफॉर्म करोगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल एज फ्रैक्शन एंड ऑर्डर सिंपल फ्रैक्शन, कि भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में परिदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। क्या कह रहा है, जो आप भिन्न को पूर्ण से अंश के रूप में उसको दिखाएंगे और फिर उस भिन्न को व्यवस्थित करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे आप बच्चे को एनालाइज नहीं करना सिखाते, वो वर्गीकृत जो मतलब कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना नहीं सिखाते हैं। अब उनको उसका विश्लेषण करना नहीं सिखाते, उसका निष्कर्ष निकालना नहीं सिखाते हैं प्राइमरी लेवल पे किसी डाटा का। ये एलिमेंट्री लेवल पे किया जाता है कि ग्रुप डाटा आता है, कोई आपको डाटा दे दिया, उसका एनालाइज करेंगे। उसके बाद मतलब जैसे आपने पाई चार्ट पढ़ा है, बार ग्राफ पढ़ा है, पिक्टोग्राफ पढ़ा है, जहाँ पे हम डाटा को एनालाइज करते हैं, ये सब होता है 6th क्लास से ऊपर वाले में। प्राइमरी लेवल पे ये हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज टू हेल्प द स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों को गणित समझ में सहायता करना। टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, उपयोगी क्षमताओं के विकसित करना। टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। टू फॉर्मुलेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ इंडिपेंडेंटली, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सर्जन करना। तो क्या मेन गोल क्या मैथमेटिक्स एजुकेशन का? मेन गोल है
कि हम बच्चे को कैसे जो चीज़ सीख रहा है उसको कैसे वो अप्लाई करे, कैसे हम उसको और बेहतर बना सकें। तो टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन, टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, मतलब मैथमेटिक एजुकेशन से हम बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को, का ये गोल नहीं है हमारा। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता को विकास करेंगे। ये हो सकता है टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, विद्यार्थियों को गणित समझ में सहायता करना, ये कुछ हद तक हो सकता है। उसके बाद ज्यामिति के टू फॉर्मुलेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ इंडिपेंडेंटली, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये गोल नहीं होता कि हम बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाएं और उसका गोल उनको सिखाएं, ठीक। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब बात आती है, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी टू मैथमेटाइजेशन, बच्चे की गणितीय प्रतिभा को विकास करना। मैथमेटिक्स एजुकेशन का गोल इतना ही होता है कि बच्चा मैथमेटिक्स जो होता है उसमें उसकी एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता, उसको हम बढ़ा सकें, बच्चा मैथ को समझ सके, उसके जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सके ईजिली, और उसके मैथ को उसके डेली लाइफ में हम कैसे इंक्लूड करें ताकि बच्चे को का जो मैथमेटिक्स जो एजुकेशन है वो अच्छा हो सके। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। एट प्राइमरी लेवल, use of 10 gram dot games pattern etc help the student to enhance special understanding ability, develop sense of comparing numbers, strengthen calculation skill, understanding basic operation। तो क्या कह रहा है, प्राइमरी लेवल पे जो हम 10 ग्राम का यूज़ करते हैं, डॉट गेम्स का यूज़ करते हैं, बिंदु वाले खेल जो हो गए, पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टूडेंट किस चीज़ में हेल्प करता है, कैसे एक विद्यार्थी की सहायता करता है। स्थानिक समझ की योग्यता वृद्धि के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ से बच्चा कैलकुलेशन नहीं सीखता है, कंपेयरिंग नंबर। देखिए आप अगर यहाँ पे पैटर्न की बात होती है, फिगर की बात होती तो हम मान सकते थे कि कंपेयर करता है बच्चा, बट नंबर्स को कंपेयर नहीं करता है। और डेवलप ऑफ सेंस, अंडरस्टैंड बेसिक ऑपरेशन, आप बच्चों को डॉट गेम्स बता रहे हैं कैसे पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे उससे इसको स्थानिक समझ विकसित हो रहा है। जो वो चीज़ों देख रहा है, उस पैटर्न को देख रहा है, तो पैटर्न को देखने से उसका स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि हो रही, मतलब उसका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। जो उस पैटर्न को देखेगा, उस डॉट गेम को देखेगा, जैसे आप जियो बोर्ड में कल के जो प्रीवियस कल हमने डिस्कस किया, तो मैंने आपको एक जियो बोर्ड बताया था। जियो बोर्ड में बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उस डॉट्स का आप मिला के कुछ बनाते हैं, जैसे कि ऐसे डॉट्स है, लाइन में रहेगा बिल्कुल सीक्वेंस में, और यहाँ से आप मिला के कुछ फिगर बनाएंगे, फिर बताएंगे इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी। ये एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग उसकी बड़ी स्थानिक समझ बढ़ रही है, जो डॉट गेम्स करेगा, पैटर्न का इस्तेमाल करेगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। From the unit of shapes, the teacher asked the student to draw any picture by using shape. The objective that can be achieved through this activity. शेप कोई चैप्टर था, शेप एक चैप्टर बच्चे की क्लास की मैथ की बुक में। तो टीचर ने कहा कि आप उस चीज़ को समझो और समझ के कुछ खुद ड्रॉ करो, कोई चीज़ को आप ड्रॉ करो। तो इससे टीचर क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब द ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी अचीव थ्रू इस एक्टिविटी से क्या उद्देश्य टीचर प्राप्त करना चाहता था, बच्चा टीचर क्या का जो ऑब्जेक्टिव था को क्या सोच के उसने इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे से पूछा कि आप शेप को देखो और इसको आप कुछ कुछ ड्रॉ करिए, कुछ डिज़ाइन करिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं इससे। हिंदी में पढ़ देता हूँ। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृति के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है कि आप उसको देखिए, उसकी सहायता से आप किसी भी चित्र का निर्माण करिए। तो देखिए, निर्माण करने का मतलब है आप कुछ चीज़ बनाएंगे, खुद बनाएंगे। रचना करने की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए रचना करने की बात हो रही है, तो यहाँ ज्ञान समझ की बात ही नहीं है। अनुप्रयोग हो सकता है, बढ़िया सबसे अच्छा आंसर क्रिएटिंग है, कि आप रचना करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे, उस चीज़ को देख के, उस शेप्स को देख के, उस शेप्स का इस्तेमाल करके आप कोई पिक्चर डिज़ाइन करेंगे, तो क्रिएटिंग इसका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन, ए स्टूडेंट
of class 4 is able to answer the question related to number system orally, but commit mistakes while writing the solution of problem based on number system, the best remedial strategy to remove error in his writing. कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? कोई लड़का है, क्लास 4 का स्टूडेंट है अर्जुन, उसको क्या उसको आता है, वो चीज़ ओरली उस चीज़ को बता पा रहा है, बट जब उसे लिखने के लिए कहा जाता है तो कुछ मिस्टेक्स उसमें करता है, उसको सॉल्यूशन लिखने में तो दिक्कत कर रही है। तो हम कौन सा रेमेडियल स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि जो उसको लिखने में जो दिक्कत आ रही है, जो एरर कर रहा है, उस एरर को हम सुधार सकें। टू रिलेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय संकल्पना के साथ संबंधित करना, मतलब जो वास्तविक जीवन है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को हम उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करें। टू प्रोवाइड हिम वर्कशीट विथ पार्शियली सॉल्व प्रॉब्लम टू कंप्लीट द मिसिंग गैप, हो सकता है हमको रेमेडी देना, हमको उसको उपचार करना है कि जो गलती उसको लिखने में हो रही है, तो उसको हम थोड़ा बहुत चीज़ दे दें ताकि उसकी हेल्प से उसको लिख सकें। जैसे हम छोटे बच्चों का क्या कहते हैं, जैसे हमको उनको ABCD पढ़ाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डॉट 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 बना के दे देते हैं ताकि अब वो उस पर चढ़ाएगा। इससे क्या होगा, उसको लिखना आ जाएगा, तो ये एक रेमेडी हो गई। उसको बोलना तो आता है A क्या होता है, B क्या, वर्ड्स को लिखने में नहीं आता, तो लिखने के लिए डॉट बना दिया। जब उस पर 2-3 बार जब चढ़ाएगा, वो लिखेगा उसको बार बार, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि A को ऐसे लिखा जाता है, B को ऐसे लिखा जाता है। तो टीच मोर देन वन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर सिस्टम। देखिए, जब उसको लिखने में दिक्कत हो रही है तो उसको आप एक से ज़्यादा मेथड बता देंगे तब भी तो दिक्कत वही रहेगी, समझे? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट देने से, टेस्ट देने से नहीं, उसका आप जो उसकी जो प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करना है प्रैक्टिस से, क्योंकि उसको आता है बट उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, लिखने में कुछ मिस्टेक्स कर रहा है। उसको आप कैसे कर सकते हो? उसको आप तभी कर सकते हैं कि आप उसको कुछ चीज़ें दे दें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सेकंड वाला ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप वर्कशीट दे रहे हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ें फिल कर दी हैं और कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं ताकि वो खुद फिल करेगा। तो इससे बच्चा क्या करेगा, उसको कुछ चीज़ें जो हमने फिल की हैं वो उसको हेल्प करेंगी और मिसिंग चीज़ों को फिल करने के लिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा? सेकंड वाला, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा? -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7, ठीक। तब देखिए, -1 है, फिर +2 तो 1 आएगा, ऐसे हम -3 करेंगे, +4 करेंगे, फिर 1 आएगा। तो देखिए, मतलब ये 1000 तक नंबर है, बट इसमें आधे नंबर तो कट जाएगा। जब कट जाएगा कितना बचा? 1 बचेगा। तो 2 को मिला के 1 बच रहा है, फिर 2 को मिला 1 बच रहा है, तो 1000 में आधा हो जाएगा, मतलब 2 को मिला के 1 बच रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 500 आएगा। ऐसे ही जब सबका करो 1 + 1 1 + 1 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक। फिर उसका जो आप ऐड करो तो आपको कितना मिला? 500 ही मिलेगा। उसको आप ऐड करोगे, ठीक। इसका आंसर कौन सा है? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, perimeter of square is 44 centimeter. The perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of this square. The length of the rectangle is 5 centimeter more than the side of the square. The sum of area of the square and the rectangle is, क्या कह रहा है? कोई पैरामीटर है जिसका कोई स्क्वायर है, जिसका पैरामीटर कितना है? 44 सेंटीमीटर, ठीक। और वो पैरामीटर किसके बराबर है? रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर है। तो 4a = 44, ए आ गया हमारे पास 11, मतलब एक स्क्वायर का हमको क्या मिल गया? साइड मिल गया। और इतना ही किसके बराबर? रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर है, 44। तो L + B कितना हो गया? 22 हो गया। और ये कंडीशन हमको दे रखा है कि जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो स्क्वायर के साइड से 5 ज़्यादा है। अब ये हमारा क्या आ गया था? स्क्वायर का साइड आ गया, तो लेंथ हमारे पास कितना होगा? 11 + 5 मतलब कि 16। अब जब इतना आ गया हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 22। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 22 माइनस 16, ब्रेथ इज इक्वल टू 6। द सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो अब दोनों का सम को आपको एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121, और वैसे ही रेक्टेंगल का स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, लेंथ कितना है 16 और ब्रेथ 6, तो 36 96, ये हो गया हमारे पास। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, 121 96, 7 9 2 11 1 2 17, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एज पर द NCF 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स स्कूल इज, देखिए क्या तो कल भी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें क्वेश्चन में क्या था, आप बच्चे उसको एक्टिविटी करवा रहे हैं बट वो एक्टिविटी प्राइमरी लेवल की नहीं थी, तो वो एक नैरो एम था, क्योंकि हाँ, जो ब्रॉड एम क्या होता है जिससे बच्चे के लिए वो यूज़फुल होता है, बट आप छोटी क्लास में उसको कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जो उसके लेवल का नहीं है, तो उसकी जो सोच होगी वो नैरो संकीर्ण रहेगी, मतलब उसका विकास नहीं होगा। यहाँ पे उस उल्टा पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स स्कूल। नैरो एम क्या है, स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाने का, एक संकीर्ण सोच, संकीर्ण उद्देश्य क्या है विद्यालय में गणित शिक्षण का, टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स, संख्यात्मक कौशल का विकास हो सकता है, तो टीच अलजेब्रा, ये तो अच्छा है, तो टीच कैलकुलेशन मेजरमेंट, परिकलन व मापन पढ़ाना, क्या पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, ठीक। और क्या हो सकता है, टू टीच कैलकुलेशन मेजरमेंट, अब बच्चों को स्कूल में कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, मेजरमेंट करना सिखाएंगे, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड लीनियर अलजेब्रा, अब बच्चों को ये भी सिखाएंगे कि अब जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको हम लीनियर अलजेब्रा की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, कैसे आप जो बीजगणित समस्याएं हैं उसको आप, जो आपकी दैनिक जीवन की समस्या है उससे आप कैसे उसको हल कर सकते हो, तो ये सब तो सही है, ये सब तो ब्रॉड एम है, बट टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल, बच्चों संख्यात्मक कौशल का विकास करने के लिए मैथ नहीं पढ़ाते हैं। अब उसमें संख्यात्मक कौशल तो आप बच्चों को ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ा करके भी डेवलप किया जा सकता है बच्चों में न्यूमेरिक स्किल, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट 41 का। Ravi has 3 dozen chocolates. He gave 1/3 of them to his neighbor, 1/6 to Rehana and 1/4 to his sister. तो रवि के पास 3 दर्जन, डजन का मतलब होता है एक डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 12 इंटू 3 36, ठीक। तो उसने 1/3 किसको दे दिया, 1/3 उसने दे दिया अपने नेबर को, 1/6 दे दिया उसने रेहाना को, और 1/4 दे दिया उसने सिस्टर को, तो 12 6 और 9, 9 6 15 25 27 चॉकलेट उसने दे दिए, तो कितनी बची 36 में से, 36 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 में 7, 16 में से, तो 36 माइनस 27, 16 में 7 का 9 बचा, तो 9 चॉकलेट उसके पास बच गई, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बस आज इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। A child who is able to perform all number operation and is able to explain the concept of fraction is at, कौन से फेज पे, जो एक बच्चा है जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वो किस अवस्था में बच्चा है। देखिए संक्रियाओं को करने में सक्षम है, जो नंबर ऑपरेशंस हैं उसको करने में आराम से कर लेता है, उसको समझ में आता है, और उसको जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसको भी आराम से वो एक्सप्लेन कर लेता है, तो वो किस स्टेज में है, देखिए संक्रियात्मक अवस्था में, संक्रियाओं से ही आता है, संक्रियात्मक मतलब ऑपरेशन से ही आता है, ऑपरेशन फेज, उन अलग प्रकार के ऑपरेशन कर लेता है, इसी से उसका ऑप्शन मिलेगा ऑपरेशनल फेज संग, क्योंकि इमरजेंट फेज नहीं होगा, पार्टीशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कर पा रहा हो उस नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा है, वो बच्चे में उस एबिलिटी डेवलप हो चुकी है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑपरेशनल फेज इसका आंसर होगा।
एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं करने में सक्षम है, जिस अवस्था में तब भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, मतलब कि वह अवस्था कौन सी जिसमें वो बच्चा कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी बता पा रहा है और अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी वो कर पा रहा है आराम से, तो वो अवस्था है ऑपरेशनल फेज की। ठीक, तो आज क्वेश्चन हम इतने डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करें डेली, ताकि आपके मैथ में हम लोग कम से कम 700 क्वेश्चन के आसपास 700 to 800 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप जाके देखिए, वहाँ मैथ के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।